लास्ट क्लास में देखे थे ना कि चैलेंजेस फॉर पुअर चिल्ड्रन, यानी गरीब बच्चों के लिए क्या चैलेंज थे। तो हम क्या देखते हैं, जिसमें देखते हैं सर वो सब रेगुलर टाइम पे नहीं हो पाता। हाँ, वो लोग क्या, उनको रेगुलर टाइम नहीं मिल पा रहा था किस चीज के लिए, क्लास अटेंड करने के लिए। ठीक है, तो इसकी वजह से क्यों, क्योंकि उनको क्या करना था, उनके पास क्या, वो पीजेस के बच्चे थे, यानी कि किसान के बच्चे थे। और किसान क्या करते हैं, खेती करते हैं, फार्मिंग करते हैं। बात समझ आई? क्या हो गया, तैयार हो जाइए पहले आप, तैयार हो जाइए पहले। हो गया तैयार पहले ना, हो गई सारी तैयारी। अभी और कुछ बाकी है। हो गई तैयारी, खुल गया नोट्स, खुल गया ना। अब देखिए एक बार हम हल्का सा रिवाइज कराते हैं सब, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम था, ठीक है, उसपे किसने वर्क किया, विलियम एडम, नाम याद रहेगा, विलियम एडम। उसने क्या किया था, एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया था, किसके लिए, हमारे एजुकेशन के लिए। ठीक है, तो इसने अपने रिपोर्ट में क्या कहा, एडम फाउंड दैट, यानी एडम को क्या मिलता है, देयर वर ओवर 1 लाख पाठशालास इन बंगाल एंड बिहार। तो बंगाल से बिहार के बीच में, बंगाल और बिहार में आपको क्या देखने को मिलता है कि लगभग 1 लाख पाठशालाएं उस समय चल रही थी। ठीक है, बंगाल और बिहार में। और हर एक पाठशाला में कितने बच्चे थे, 20, यानी लगभग 20 लाख बच्चे उस समय पढ़ रहे थे, स्पेशली बिहार एंड बंगाल। ठीक है, These institutions were set up by wealthy people or the local community। और ये जो इंस्टीट्यूशन थे उसको कौन चला रहा था, wealthy people, यानी कि बहुत अमीर लोग, और लोकल कम्युनिटी, यानी वहाँ के जो लोकल कम्युनिटी थी वो चला रही थी। हाँ, यानी अमीर लोग और वहाँ की जो लोकल कम्युनिटी थी वो लोग चला रहे थे किस चीज को, वहाँ के इंस्टीट्यूशन को। ठीक है, तो यहाँ ये चीज देखा था। और हमने क्या देखा, इंस्टीट्यूशन क्या होता है, इंस्टीट्यूशन संस्था, जैसे आपका नोबेल है ना, नोबेल इंस्टीट्यूट, नोबेल एक संस्था है, उसी तरीके से। ठीक है, तो हम लास्ट क्लास में यही सब देखे थे। इसके आगे हमने क्या देखा, द सिस्टम ऑफ एजुकेशन वाज फ्लेक्सिबल। तब क्या था, जो एजुकेशन का सिस्टम था वो फ्लेक्सिबल था। देयर वाज नो फिक्स्ड फी, कोई फी नहीं थी, प्रिंटेड बुक्स नहीं थे, नो सेपरेट स्कूल बिल्डिंग, कोई स्कूल बिल्डिंग नहीं था, बेंचेस नहीं थे, चेयर नहीं थे, ब्लैक बोर्ड्स नहीं थे, नो सिस्टम ऑफ सेपरेट क्लासेस, कोई सेपरेट क्लासेस नहीं था। सभी लोग, मतलब हर क्लास के लोग एक साथ बैठे थे, कोई सेपरेट क्लासेस का रूल नहीं था। नो रोल फॉर रजिस्टर, ना ही कोई रजिस्टर था, ना कोई अटेंडेंस हुआ करते थे। नो एनुअल एग्जामिनेशन, यानी कि किसी तरह का कोई एग्जाम नहीं हुआ करता था इस साल में। ठीक है, एंड नो रेगुलर टाइम टेबल, और ना ही किसी तरह का कोई टाइम टेबल था। ठीक है, इस तरीके से हमारा चल रहा था। कब, ब्रिटिश के नए एजुकेशन सिस्टम के लाने से पहले ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इन सारे चीजों को अपने अकॉर्डिंग चलाना शुरू किया, और उसने लेके आया क्या, न्यू रूटीन्स एंड न्यू रूल्स। ठीक है, तो शिक्षा व्यवस्था, एजुकेशन के लिए उसने क्या किया, नए रूटीन्स और नए रूल्स को सामने लेके आया, यानी नए लोगों के सामने नए रूटीन्स और नए रूल्स लेके आए। उसने क्या किया, ईच गुरु वाज आस्क्ड टू सबमिट पीरियोडिक रिपोर्ट एंड टेक क्लासेस अकॉर्डिंग टू अ रेगुलर टाइम टेबल। तो अब जो चीजें पहले नहीं थी, टाइम टेबल नहीं थे, क्लासेस नहीं थे, है ना, लगातार बच्चों का क्या होता था, कोई रजिस्टर्स नहीं थे, एग्जाम नहीं थे, अब वो सारे चीज क्या होने लगे, होना शुरू हो गया था। इन सारी बातों को हमने लास्ट क्लास में क्या हुआ था, पूरा एक्सप्लेनेशन का बताया था ना। ये सारा पॉइंट कवर हुआ था कि नहीं हुआ था, हुआ था ना। फिर हम क्या देखते हैं आगे क्या हमने देखा कि जो चैलेंज था किसके लिए, पुअर चिल्ड्रन के लिए। सबसे बड़ी समस्या जो निकल के आई किसके लिए, पुअर चिल्ड्रन के लिए, गरीब बच्चे जो थे, सबसे बड़ी समस्या उनके लिए पैदा हुई कि वो लोग क्या थे, वो लोग, उनके माता पिता खेतों में काम करते थे, वो भी खेतों में काम करते थे। और जब रेगुलर टाइम टेबल का कॉन्सेप्ट आया, यानी क्लासेस अगर चल रही है सुबह 9 से लेकर 3 बजे तक, तो इसी बीच में बच्चों को आना होता था। पहले क्या था, गुरुजी डिसाइड कर लेते थे बच्चों से बातचीत करके, कभी भी ले ले, कहीं भी ले ले, बच्चों को अब स्कूल आना पड़ता था। 9 से 3 अगर टाइम फिक्स कर दिया गया तो उसी टाइम में क्लासेस हुआ करती थी। ठीक है,
इससे इफेक्ट क्या पड़ा कि जो पीजेंट्स के जो बच्चे थे, जो गरीब बच्चे थे, वो क्या, उनको सुबह 9 बजे खेत में जाना होता था, तो या तो वो खेती कर पाते थे या तो वो पढ़ाई कर पाते थे। इसलिए सबसे बड़ी समस्या किसको हुआ? पुअर चिल्ड्रन को। बात समझ आई? यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में पूरा कर चुके थे, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं आगे, द एजेंडा फॉर नेशनल एजुकेशन। एक नया एजेंडा किसके लिए? नेशनल एजुकेशन, राष्ट्रीय शिक्षा के लिए एक नए एजेंडे की बात करते हैं, ठीक है। क्या इसमें होता है? ब्रिटिश ऑफिशियल्स वर नॉट द ओनली पीपल थिंकिंग अबाउट एजुकेशन इन इंडिया। सिर्फ ब्रिटिश ही नहीं थे जो ये सोचा करते थे कि हमारे यहाँ क्या है, एजुकेशन को सुधारना है ना, या एजुकेशन में कुछ इंप्रूवमेंट लाना है। Many thinkers from different parts of India, बहुत सारे thinkers यानी कि बहुत सारे विचारक जो थे, उन लोगों का और इंडिया के लोगों का, क्या इंडिया के बहुत सारे विचारक थे जो क्या कर रहे थे, इस बारे में टॉक कर रहे थे, टू टॉक ऑफ द नीड फॉर अ वाइडर स्प्रेड ऑफ एजुकेशन। शिक्षा व्यवस्था को पूरे ऑल ओवर इंडिया में फैलाने के लिए बहुत सारे इंडिया के लोग भी क्या कर रहे थे, इंडिया के विचारक जो थे वो भी उस चीज पे बात कर रहे थे, टॉक कर रहे थे या विचार कर रहे थे, ठीक है। Impressed with the development in Europe, some Indians felt that Western education would help modernize India. कुछ ऐसे भी विचारक थे, कुछ ऐसे भी जो इम्प्रेस हो चुके थे किसी से, वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम से। बात समझ रहे? जो ब्रिटिश के एजुकेशन सिस्टम था, जिस तरीके से ब्रिटिश अपना एजुकेशन सिस्टम चला रहे थे, कहां पे? अपने देशों में। कुछ ऐसे लोग थे इंडिया के जो उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस थे। इम्प्रेस्ड विद द डेवलपमेंट इन यूरोप, यूरोप के डेवलपमेंट से इम्प्रेस थे। सम इंडियंस फेल्ट दैट, जो कुछ ऐसे इंडियंस थे, कुछ ऐसे भारतीय थे जो क्या करते थे, जिनको फील होता था, जो फेल्ट यानी कि जिनको महसूस होता था कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है वो हेल्प करेगा किस चीज के लिए? इंडिया को मॉडर्नाइज करने के लिए, मतलब इंडिया को आधुनिक बनाने के लिए, है ना, नई नई मशीनों को लाने के लिए, नए नए टेक्निक्स को लाने के लिए क्या जरूरत है हमें? वेस्टर्न एजुकेशन को। वेस्टर्न एजुकेशन क्या करेगा? उसमें हेल्प करेगा, किसमें? इंडिया को आधुनिक बनाने में, है ना। बात समझ आई? बात समझ आई क्या कह रहा हूँ? आ रही है कि नहीं आ रही है? चलिए, फिर दे आर्ग्यूड द ब्रिटिश टू ओपन मोर स्कूल्स। अब क्या हो रहा था, जो लोग ये चीज चाह रहे थे कि हम वेस्टर्न एजुकेशन को क्या करें, फॉलो करें इंडिया में, उनका क्या, दे आर्ग्यूड, उन्होंने आर्ग्यू किया इससे ब्रिटिश टू ओपन मोर स्कूल। ब्रिटिश से उन्होंने कहा कि आप क्या करना है कि अधिक से अधिक स्कूल खोलिए, स्कूल खोलिए, कॉलेज खोलिए और यूनिवर्सिटी खोलिए, अधिक से अधिक खोलिए, एंड स्पेंड मोर मनी ऑन एजुकेशन। और क्या? एजुकेशन पे पैसे अधिक एक्सपेंड करिए, है ना, अधिक खर्च करिए, यानी पैसे पे जो आपके बजट में एजुकेशन के लिए जो पैसा है उसको क्या करें, बढ़ाइए, ठीक है। देयर वर अदर इंडियन, अगली कड़ी हम क्या देखते हैं कि कुछ ऐसे भी इंडियंस थे जिनका क्या मानना था, देयर वर अदर इंडियन हाउएवर हु रिएक्टेड अगेंस्ट वेस्टर्न एजुकेशन। और कुछ ऐसे भी इंडिया के लोग थे जो क्या चाह रहे थे, किसके अगेंस्ट थे? वेस्टर्न एजुकेशन। बात समझ आ रही है? कुछ ऐसे लोग थे, इंडिया के ही लोग थे, इंडिया में ही थे, वो क्या चाहते थे कि वेस्टर्न एजुकेशन से इंप्रेस थे। वो चाहते थे कि हमारे इंडिया में आप एजुकेशन सिस्टम को लेके आइए। कौन से एजुकेशन सिस्टम को? वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम को लेके आइए यहाँ पे, जिससे क्या होगा, हमारे इंडिया को मॉडर्नाइजेशन यानी उसको हम आधुनिक बना सकें। किसको? इंडिया को। बात समझ आ रही है ना। और कुछ उन्हीं में से कुछ ऐसे भी लोग थे जो क्या सोच रहे थे कि जो वेस्टर्न एजुकेशन के अगेंस्ट थे, यानी कि उसके खिलाफ थे, ठीक है। उस खिलाफ वाले लोगों में दो नाम हमें बड़ी सबसे अधिक देखने को मिलता है। कौन? एक महात्मा गांधी और दूसरे थे रविंद्रनाथ टैगोर। बात समझ आ रही है? बहुत सीरियस हो क्या बात है? समझ में आ रही है या सोच रहे हो? सर सुन रहे हैं। हाँ सर, वो लोग रिएक्ट क्यों करते थे वेस्टर्न एजुकेशन? बोलो, रिएक्ट क्यों करते थे? किस चीज के लिए? वेस्टर्न एजुकेशन। क्योंकि वो किस चीज को मानते थे? इनका यानी महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर मानते थे कि जिस तरीके से हमारी परंपरागत शिक्षा व्यवस्था चल रही थी वो हमारे इंडिया के पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और सामाजिक यानी सोशली वो क्या है, फिट बैठ रहा है, ठीक है। तो ये जो बदलाव आप लेके आओगे वेस्टर्न एजुकेशन, वो कहीं से हमारे इंडिया के लिए परफेक्ट नहीं है। ऐसा कौन मानता था? महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर। इसलिए ये कि इसके अगेंस्ट थे। बस नहीं, ठीक है। फिर हम क्या देखते हैं, इसी के आगे हम देखते हैं महात्मा गांधी क्या सोचते हैं। इंग्लिश एजुकेशन हैज इंस्लेव्ड अस। तो महात्मा गांधी का एक कथन है, क्या कहते हैं महात्मा गांधी कि जो इंग्लिश एजुकेशन है ना, जो ब्रिटिश का एजुकेशन सिस्टम है, जो अंग्रेजी शिक्षा है, वो क्या है, हैज इंस्लेव्ड अस, यानी ये हमें क्या बना रहा है, गुलाम बना रहा है।
बात समझ आया? गांधी जी कहते थे कि जो हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स क्या लेके आ रहे हैं, अंग्रेजी शिक्षा लेके आ रहे हैं, ये क्या करेगा, हमें इंस्लेव यानी हमें गुलामी की ओर ढकेलेगा, गुलाम बनाने का काम करेगा। ठीक है। महात्मा गांधी argued that colonial education created a sense of inferiority in the minds of Indian। तो गांधी जी का मानना था कि जो ये कॉलोनियल एजुकेशन है ना, ये औपनिवेशिक शिक्षा है जो अंग्रेजों के द्वारा लाई जा रही है, वो क्या क्रिएट करेगा, सेंस ऑफ इंफीरियरिटी यानी कि हीनता की भावना किसके अंदर, हमारे देश के लोगों के अंदर। यानी भाई पहले क्या था, कंपटीशन था क्या? नो सर। पहले क्या कंपटीशन था? नो सर। लोग एक दूसरे का पैर खींच के आगे बढ़ना चाहते थे क्या? नहीं था ऐसा कुछ। लेकिन इनके आने की वजह से इंडिया में किसके, ब्रिटिशर्स का जो एजुकेशन सिस्टम था वो किसके बेस पे था, कंपटीशन। क्योंकि वहां पे क्या हो रहे थे, एग्जाम्स ऑर्गेनाइज कराए जा रहे थे। एग्जाम होने की वजह से क्या हो रहा था कि लोग, बच्चों के बीच में क्या होने लगा, कंपटीशन की भावना बढ़ने लगी। तो कंपटीशन ने क्या फैलाया, इंफीरियरिटी यानी कि हीनता की भावना, एक दूसरे को हीनता की दृष्टि से यानी कि गलत तरीके से देखना, जलन की भावना, हीनता मतलब जलन की भावना लोगों के अंदर पैदा होना। ये बात कौन कहता है, महात्मा गांधी कहते हैं। ठीक है, कि जो इंडियंस के दिमाग में हीनता की भावना लेके आएगा कौन, कॉलोनियल एजुकेशन। बात समझ में आ रही है ना, कॉलोनियल एजुकेशन किस तरीके से हीनता की भावना लेके आएगा, इसकी बात किसने कही थी, महात्मा गांधी ने। ठीक है, कहाँ का था, ब्रिटिश ही का था ना। हाँ, जब कॉलोनियल एजुकेशन सब ब्रिटिश का था ना। हाँ, ब्रिटिशर्स जो थे उन्हीं के जो एजुकेशन सिस्टम उन्होंने लेके आया, उसी को क्या बोला गया, कॉलोनियल एजुकेशन। ठीक है, यानी औपनिवेशिक शिक्षा। उन्होंने हमारे कंट्री को कॉलोनाइज किया था ना, तो इसीलिए हम क्या उसको बोलते हैं, कॉलोनियल एजुकेशन। देयर वाज पॉइजन इन दिस एजुकेशन। और आगे गांधी जी क्या कहते हैं कि देयर वाज पॉइजन यानी कि इस जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें क्या है, जहर है। बात समझ में? वो क्या कहते हैं, वो जहर है। कौन सा चीज, जो एजुकेशन, जो कॉलोनियल एजुकेशन है वो क्या है, एक जहर है। Said महात्मा गांधी, it was sinful, it enslaved Indians। It was sinful मतलब ये पाप करने वाला है। गांधी जी को लगता था कि जो ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम है वो क्या कर रहा है, वो it was sinful यानी वो पाप करने वाला है। It enslaved Indians, ये इंडियंस को enslave यानी कि उन्हें गुलामी की ओर ढकेलेगा। It caused an evil spell on them, ये क्या करेगा, बड़ी मात्रा में लोगों को प्रभावित करेगा, नुकसान देगा। Evil मतलब evil dead होता है ना, evil dead, evil मतलब भयानक तरीके से ना, तो भयानक तरीके से वो क्या करेगा, लोगों को गड्ढे में ढकेलेगा। कौन, ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम, कॉलोनियल एजुकेशन। बात समझ में आ गई? ठीक है, इसलिए क्या होगा, जब महात्मा गांधी वांटेड एन एजुकेशन दैट कुड हेल्प, यही तथ्य ना, हाँ ठीक है। तो क्या है, महात्मा गांधी वांटेड, महात्मा गांधी चाहते क्या, जब महात्मा गांधी ने बुराई तो बता दिया किस चीज का, कॉलोनियल एजुकेशन का, तो उनका भी तो कुछ रहता होगा ना, कुछ प्लान रहा होगा किस तरीके से अपने एजुकेशन सिस्टम को बढ़ाएं। तो महात्मा गांधी चाहते थे, वांटेड एन एजुकेशन दैट कुड हेल्प इंडियन टू रिकवर देयर सेंस ऑफ डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। तो गांधी जी का मानना था कि हम एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था लाएं इंडिया में जिससे क्या हो, जो इंडिया के लोग हैं वो क्या हो, रिकवर देयर सेंस ऑफ डिग्निटी, अपनी आत्मसम्मान की बात। सेल्फ रिस्पेक्ट मतलब आत्मसम्मान है ना, डिग्निटी मतलब होता है ना, डिग्निटी मतलब मेंटेन द डिग्निटी ऑफ, मेंटेन को होता है ना, डिग्निटी शब्द का इस्तेमाल कहां पे होता है, और जो मतलब अपनी डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट, बिहेवियर नहीं, डिग्निटी, मेंटेन द डिग्निटी यानी कि जो एक दूसरे के प्रति जो भावना है हमारे अंदर या फिर जो रिस्पेक्ट है उसको क्या करें, मेंटेन रखना है ना। तो इसलिए क्या वो कहते हैं कि इंडियन रिकवर देयर सेंस ऑफ डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। क्या कहते हैं वो, कि इंडियंस के अंदर एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था लाया जाए जिससे क्या हो, हमारे भारत के लोग अंदर डिग्निटी की भावना आए, सेल्फ रिस्पेक्ट यानी कि आत्मसम्मान की भावना आए। ठीक है, महात्मा गांधी स्ट्रांगली फेल्ट दैट इंडियन लैंग्वेज ought to be the medium of teaching। महात्मा गांधी इस बात पे लगातार जोर दिया करते थे कि जो इंडियन लैंग्वेज है यानी भारतीय भाषा है, जो हमारी लोकल लैंग्वेज है, उसको क्या किया जाए, टीचिंग का माध्यम बनाया जाए। बात समझ आया, कि इंग्लिश पढ़ाने की बजाय हम अपने बच्चों को किस भाषा में शिक्षा दें, उनके लोकल लैंग्वेज में, जिस भाषा में वो अच्छी तरीके से समझ रहे हैं उस भाषा में हम क्या करें, शिक्षा दे। ऐसा कौन चाह रहा था, महात्मा गांधी। ठीक है, और क्या उनको चाहते थे, उनका मानना था वेस्टर्न एजुकेशन,
वेस्टर्न एजुकेशन महात्मा गांधी सेड, महात्मा गांधी क्या कहते हैं, वेस्टर्न एजुकेशन फोकस्ड ऑन रीडिंग एंड राइटिंग रेदर देन ओरल लैंग्वेज। तो महात्मा गांधी को क्या महसूस हो रहा था, महात्मा गांधी ने क्या कहा कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है ना भाई, ये क्या कर रहा है, फोकस्ड ऑन रीडिंग, किस पे फोकस कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ रीडिंग पे और राइटिंग पे, पढ़ने और लिखने में फोकस ज्यादा कर रहा है, ना कि ओरल नॉलेज पे। और पहले हमारे यहाँ किस तरीके से नॉलेज दी जाती है, ओरल, ना कोई किताब, ना कोई टेक्स्ट, ना कोई क्लास, इस तरीके से होता था ना। तो राइटिंग और रीडिंग, इन्होंने क्या कहा कि हम जो ये हमारा एजुकेशन सिस्टम इंग्लिश एजुकेशन है, वेस्टर्न एजुकेशन है, वो किसको बढ़ावा दे रहा है, रीडिंग को और राइटिंग को, और ना कि ओरल नॉलेज। यानी ओरल नॉलेज जो हमारे यहाँ चल रहा था उसको क्या हो रहा था, उसको हम इग्नोर किया जा रहा है, ठीक है। और क्या कहते हैं, हाँ एरो, हाँ ये भी जस्ट हमने लगाया कि ओरल नॉलेज। सर ये कौन है, कौन, ये माला वाले, ये महात्मा गांधी जी है, उनके साथ ये रविन्द्रनाथ टैगोर है। हाँ रविन्द्रनाथ टैगोर जी और महात्मा गांधी की बात, कुछ लोग के बीच में विचार हो रहे हैं। महात्मा गांधी के बगल में मीरा, महात्मा गांधी के बगल में अरे उनकी पत्नी है, ठीक है, चलिए ठीक है, हो गया, ठीक है, फोकस करिए, काम की बात करिए। It valued textbook rather than live experience। और क्या इन्होंने कहा कि ये किस चीज को वैल्यू करता है, टेक्स्ट बुक को, rather than live experience, यानी कि जीवित एक्सपीरियंस। लाइव एक्सपीरियंस मतलब जो एक्सपीरियंस है, यानी कि एक्सपीरियंस मतलब व्यवहार है ना, व्यवहारात्मक ज्ञान के बजाय ये किस पे किसको वैल्यू दे रहा है, टेक्स्ट बुक को। जो एक्सपीरियंस बेस्ड नॉलेज है उसकी बजाय किसको वैल्यू कर रहा है, एक्सपीरियंसेस को। एंड प्रैक्टिकल नॉलेज, व्यवहारात्मक ज्ञान और एक्सपीरियंस के बेस पे जो नॉलेज होता है उसकी जगह पे ये क्या कर रहा है, टेक्स्ट बुक पे ज्यादा फोकस कर रहा है। कौन, वेस्टर्न एजुकेशन। बात समझ आ रही है, ये क्या कहते हैं, ठीक है सर, गांधी जी क्या कहते हैं, सर क्वेश्चन है, हाँ पूछिए। सर वेस्टर्न एजुकेशन का सर वो था, वेस्टर्न एजुकेशन ब्रिटिशर्स के, अच्छा दोनों वही जो कॉलोनियल एजुकेशन, वेस्टर्न एजुकेशन, इंग्लिश एजुकेशन, ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम, ये सब एक ही चीज का समानार्थी शब्द है ना, दोनों सब ये चारों सिनोनिम्स है एक दूसरे के। हाँ बताओ, चलिए बता दीजिए सर। जो गांधी ठीक है, गांधी जी क्या मानते हैं, किस तरीके की शिक्षा के समर्थन में थे। सर वो पहली बात तो जो यहाँ पे चल रहा शिक्षा उसके समर्थन में थे, ओल्ड एजुकेशन में, ठीक है, हाँ ओल्ड, ठीक है, पुरानी शिक्षा। और जो नए जो एजुकेशन थी उसमें तो गांधी जी को ये बुरा लगता था कि खाली वो पढ़ने में और लिखने में ही पूरा एनर्जी जो उनका लगता था, किसमें लगता था, पढ़ाने और लिखाने में। और उन्हें कोई पॉलिटिकल नहीं कुछ मिलता था, ना कुछ ओरल ज्ञान मिलता था, ओरल नॉलेज नहीं मिलता था, है ना। वो चाहते कि बच्चों को ओरल नॉलेज उनके साथ ओरल नॉलेज भी मिले, जिससे क्या हो, उनको याद स्मरण करने के लिए आपको क्या बोल के याद ज्यादा होता है ना, तो इसलिए वो चाहते थे कि ओरल नॉलेज क्या करेगा, ज्यादा बढ़ावा देगा। कस्तूरबा गांधी की वाइफ थी, ठीक है, चलिए मत करो, हो गया ना। चलिए अब क्या कहते हैं कि आर्ग्यूड दैट एजुकेशन ऑट टू डेवलप अ पर्सन माइंड एंड सोल। इनका मानना था कि जो एजुकेशन होता है ना, ये दिमाग को क्या करता है, विकसित करता है, माइंड को डेवलप करता है, और सूल आत्मा और दिमाग को डेवलप करने का माध्यम है क्या, एजुकेशन। ठीक है, इसलिए आप लोग भी ध्यान दीजिए, एजुकेटेड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके दिमाग को और आपकी आत्मा को परिवर्तित करता है। बात समझ आ रही है। गलत रास्ते पे जाने से पहले आप 10 बार सोचोगे कि इस चीज का पॉजिटिव चीज क्या है और ये निगेटिव क्या है। कोई भी गलत काम करने से पहले आप 10 बार सोचोगे। अगर आप एजुकेटेड हो तो आप सोचोगे कि इसका पॉजिटिव इंपैक्ट क्या पड़ेगा और इसका नेगेटिव इंपैक्ट क्या पड़ेगा, तब जाके आप किसी डिसीजन पे लोगे। ठीक है, तो वो गांधी जी चाहते थे कि लोगों के दिमाग और लोगों की आत्मा को क्या करें, विकसित करने का काम करता है कौन, एजुकेशन। Literacy or simply learning to read and write by itself did not count as education। और क्या कहते हैं, जो लिटरेसी और सिंपली लर्निंग, सिर्फ ऐसे ही लिटरेसी या फिर सिंपली लर्निंग मतलब बस ऐसे पढ़े जा रहे हो या लिखे जा रहे हो, इस यानी रीड और राइट को ये नहीं मानते थे कि by itself did not count as education। ये लिखने और पढ़ने को ही, सिर्फ लिखने और पढ़ने को ही एजुकेशन नहीं मानते थे। कौन, गांधी। ठीक है, तो ये था किसका, गांधी जी का विचार। बात समझ आ गया। अब हम क्या देखते हैं, टैगोर क्या सोचते हैं। ये देखिए, टैगोर जी हैं,
टैगोर जी का एक बड़ा एजुकेशन का बड़ा एक जो बहुत ही ज्यादा चर्चित विषय था, वो क्या था? नेचर में एजुकेशन। देख रहे हैं, प्रकृति के बीच एजुकेशन दिया करते थे, यानी कि पेड़ पौधे चहचहाते हुए चिड़िया, है ना, चिड़िया, नदियों की आवाज, झीलों की आवाज, उनके बीच देखिए किस तरीके से ये बोर्ड लगा के इस पे ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, किस तरीके से देखिए उनकी क्लासेस में शिक्षा दी जा रही है। सर ये बच्चे नहीं लग रहे, बहुत बड़े बड़े लग रहे हैं, तो क्लासेस डिसाइड नहीं है, हाँ, तो उन्हीं लोगों को शिक्षा दी जा रही है। भाई नॉलेज लेने का कोई समय थोड़ी होता है कि आप 8th क्लास में रहेंगे तभी नॉलेज गेन करेंगे। नॉलेज लेने का कोई उम्र नहीं होता है, कभी भी नॉलेज, यही तो कहते हैं कि नॉलेज का कभी भी समय, कोई फिक्स समय नहीं होता, आप कभी भी अपने ज्ञान को आप क्या करते हैं, विस्तार दे सकते हैं। ठीक है, तो गांधी जो आप गांधी जी की बात समझ में क्या चाहते थे। अब टैगोर जी की बात करते हैं। जो टैगोर थे उनका क्या मानना था, उन्होंने शांति निकेतन जैसी संस्था की स्थापना की बात करते, शांति निकेतन, ठीक है, जहाँ पे शांत वातावरण में शिक्षा देना। रविंद्रनाथ टैगोर स्टार्टेड द इंस्टीट्यूशन इन 1901। रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया, स्टार्ट किया है इंस्टीट्यूशन कब, 1901 में, है ना। एज अ चाइल्ड टैगोर हैटेड गोइंग टू स्कूल। क्या अब देखिए थोड़ा टैगोर जी के बैक में जाते हैं ना, यानी टैगोर के जीवन में जाते हैं। तो जब बचपन में के समय में जैसे हर एक बच्चा स्कूल जाने से मना करता है, उसी तरीके से गांधी जी क्या करते हैं, टैगोर हैटेड गोइंग टू स्कूल, यानी कि टैगोर को स्कूल जाना पसंद नहीं था। हैड और हेट करना मतलब आई हेट यू होता है ना, नापसंद, यानी कि नापसंद, मैं आपको पसंद नहीं करता हूं। तो उस चीज को यानी कि टैगोर हैटेड गोइंग टू स्कूल, टैगोर स्कूल जाना पसंद नहीं करते थे। ही फाउंड इट सफोकेटिंग, यानी कि वो उसको क्या, सफोकेटिंग मतलब दम घुटता था, किसका, टैगोर जी का, ठीक है। ऑपरेसिव, यानी उन्हें वहां पे बहुत ज्यादा क्या लगता था कि बहुत ज्यादा प्रेशर हमारे ऊपर बनाया जा रहा है। The schools appeared like a prison, उन्हें स्कूल किस तरीके से लगता था, जेल के रूप में, है ना। जैसे आप लोगों को भी लगता होगा कुछ, जैसे लगता है किसी को, मेरे यहाँ से एक बार लगता है हमको। कहाँ पे लगता है, स्कूल में। स्कूल में लगता है जेल जैसा, नहीं सर, दम घुटता है। तो क्या करने का मन करता सोशल है, क्लास में मन करता है सर छुट्टी हो जाए, छुट्टी हो जाए, छुट्टी हो जाए। सोशल क्लास में आपका दम घुटता है, कौन से, यहाँ पे स्कूल में, स्कूल के सोशल क्लास में, और यहाँ पे मजा आता है, यहाँ पे मजा आता है, मजा आना चाहिए। आपको वहाँ मजा आता है, गेम पीरियड में, गेम पीरियड में मजा आता है, और आपको सोशल पीरियड में सारा पीरियड सोते हैं स्कूल में, और यहाँ पे भी सो रहे हैं, नहीं सर, यहाँ पे जग रहे हैं। अच्छा, तो सारा पीरियड बकवास होता है, बस पीएच अच्छे फिजिकल प्रिया में तो पीरियड चलते करा चलो ठीक है, हो गया। अब तुम मस्ती के मूड में जा रहे हैं। द स्कूल अपीयर्ड लाइक अ प्रिजन, यानी कि उन्हें क्या लगता था कि स्कूल जो है क्या लगता था उन्हें, जेल के रूप में उनको लगता था, ठीक है। फॉर ही कुड नेवर डू व्हाट ही फेल्ट लाइक डूइंग, उन्हें ये लगता था कि हम जो चाह रहे हैं वो हम यहाँ पे नहीं कर पा रहे, किसे, टैगोर जी को, ठीक है। द एक्सपीरियंस ऑफ हिज स्कूल डेज इन कलकत्ता शेप टैगोर आइडियाज ऑफ एजुकेशन। तो ये जो सारा एक्सपीरियंस था किसका, टैगोर, ये जो सारा टैगोर का एक्सपीरियंस था वो क्या हो रहा था, वो इन्हें स्कूल डेज का जो एक्सपीरियंस था वो क्या किया, इन्हें शेप टैगोर आइडियाज ऑफ एजुकेशन, टैगोर को आइडिया दिया किसके बारे में, शिक्षा के बारे में, कि कैसी शिक्षा होनी चाहिए जहां कोई सफोकेटिंग माहौल ना हो, है ना। इस तरीके से जो टैगोर का अपना एक्सपीरियंस था उसी से इन्होंने सीखा, और आगे चल के क्या लाते हैं, अपने एक नया एजुकेशन मतलब शिक्षा देने का एक नया माध्यम लेके, तरीका लेके आते हैं। He wanted to set, ऊपर कर ले, ठीक है सर। सब खत्म होने वाले हैं। हाँ, क्या होता है, he wanted to set up a school where the child was happy। ये क्या चाह रहे थे कि एक ऐसा स्कूल सेट हो जहाँ पे चाइल्ड, बच्चे क्या हो, खुशी के साथ पढ़ाई करने आए, भाई इंटरेस्ट के साथ पढ़ाई करने आए, ना कि बोरिंग के साथ, उन्हें सफोकेटिंग ना लगे, उन्हें स्कूल जेल ना लगे, ठीक है। where she could be free and creative, कहाँ पे, वहां जहां उन्हें फ्रीडम महसूस हो, उन्हें कोई दबाव ना हो, है ना, कि होमवर्क करना है, ये करना है, एग्जाम की तैयारी करनी है, प्री बोर्ड है, बोर्ड है, किसी चीज का उनके पास प्रेशर ना हो, उन्हें फ्रीली महसूस हो। क्रिएटिव, यानी कि उनको क्रिएटिव वर्क दिया जाए। क्रिएटिव वर्क समझ रहे हैं, नहीं सर, क्रिएटिव
क्या सर? यानी नए नए तरीके के माध्यम से, है ना। क्रिएटिव मतलब कुछ गेम्स एंड स्पोर्ट्स में उनको इन्वॉल्व किया जाए, कुछ म्यूजिक वगैरह में उनको पार्टिसिपेशन दिया जाए ना, जिससे मल्टी डायमेंशनल विकास उनका हो सके। तो कुछ क्रिएटिविटी आए उनके अंदर, है ना, कुछ अलग तरीके की, जैसे टीचिंग ऐसे इस तरीके से ऐसे खड़ा कर दिया जाए उन्हें कि भाई बच्चे कोई अपने ही बारे में कुछ बोले, जिससे उनका जो हेजिटेशन है स्टेज का वो भी क्या हो, खत्म हो। तो इस तरीके से वो चाहते थे कि कुछ क्रिएटिव एक्टिविटीज हो स्कूलों में, वेयर शी वाज एबल टू एक्सप्लोर हर ओन थॉट्स एंड डिजायर, यानी जहां पे वो क्या करे, अपने थॉट्स और अपने डिजायर को प्रकट कर सके, अपने विचार को लोगों के सामने रख सके, अपनी इच्छाएं लोगों के सामने व्यक्त कर सके। ठीक है, जैसे होता है ना कि पेरेंट्स क्या करते हैं, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आईएएस बनना है। क्या हर कोई डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस बन सकता है क्या? नहीं बन सकता है। तो ऐसे में क्या होता है कि स्टूडेंट्स के ऊपर क्या होना चाहिए, स्टूडेंट्स के ऊपर ये चीज छोड़ देना चाहिए कि भाई आप क्या बनना चाहते हो। उनके थॉट्स को क्या करें, उनके थॉट्स को, उनके विचारों को पहले सुनना चाहिए, समझना चाहिए। उनके डिजायर्स क्या क्या है, उनकी इच्छाएं क्या है, उसके बारे में देखना चाहिए। उसके बाद डिसीजन लीजिए पेरेंट्स की, क्या वो बच्चे आगे क्या करना है आपको। ठीक है, उनको गाइड तो करिए, लेकिन उनको मिस गाइड मत करिए कि आप उनके ऊपर प्रेशर मत करिए कि आपको आईएएस ही बनना है। हर कोई आईएएस के लिए लायक नहीं होता है, हर कोई डॉक्टर ही नहीं बन सकता है। ठीक है, बस में ठीक है, नहीं हमें किसी ने नहीं कहा कि आईएएस बनना। ठीक है, ये मेरा खुद का डिसीजन है और मैं खुद उस पर वर्क कर रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे पिताजी ने कभी नहीं चाहा कि हम आईएएस बने। क्या चाहे? बस में मेरे पिताजी ने कुछ नहीं कहा। मेरे पिताजी ने कहा आप पढ़ते जाओ, जहां आपकी इच्छा हो वो करो। और इस बात को लेकर मैं अपने पिताजी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ठीक है, यही रीजन है कि मैंने आपको, चलिए बता ही दिया, आपने बात ला दिया। यही रीजन है कि मैंने म्यूजिक में वर्क किया। ठीक है, मैंने क्रिएटिव एक्टिविटीज होते हैं ना, उसमें मैंने बहुत भरपूर पार्टिसिपेट किया, क्योंकि मेरे पास कोई प्रेशर ही नहीं था, है ना। मैंने म्यूजिक में, मुझे गिटार बजाने आता है और कैसियो बजाने आता है। कैसियो पता है ना? यस सर। मैं अपने स्कूल में जो है प्रेयर में कैसियो बजाया करता था। आज भी मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे तमाम गिटार के मेरे वीडियोस पड़े हुए हैं, मैं गिटार बजाता हूँ। ठीक है, इसके साथ साथ म्यूजिक बता दिया। स्पोर्ट्स में मैं अपने आपको बता दूं कि मैंने स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा नहीं बास्केटबॉल नहीं खेला, मैंने वॉलीबॉल से मैंने नेशनल किया, मेरा नेशनल हुआ वॉलीबॉल से। साथ में आप क्या और क्या एजुकेशन में अगर हमारी बात करें तो मैंने लास्ट में जो क्लास 12th और 10th में, पता है आप लोगों को कि 10th में मेरे 93% मार्क्स थे और 12th में 94% मार्क्स थे। बात समझ आया? तो मैंने एजुकेशन में भी अच्छा काम किया। यही रीजन था कि मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं था, लेकिन हाँ मैं खुद से इस चीज को क्या कर रहा था, अपने आप को हमेशा लगातार इंप्रूव करने के लिए क्रिएटिव एक्टिविटीज में अपने आप को लगाए रखता था। तो म्यूजिक हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, एजुकेशन हो गया, साथ ही साथ अगर लीडरशिप की बात करें तो मैं अपने स्कूल कैप्टन भी था। आज भी बच्चे जो हमसे मिलते हैं तो पहला शब्द यही कहते हैं कि सर आप, भैया आप क्या है, जो हमारे स्कूल में जूनियर है वो पहला शब्द उनके अंदर यही आता है कि भैया आप तो स्कूल कैप्टन थे ना, आप ऑल इन वन है, पहले ही पहचान लेते हैं। तो ये क्या था, ये हमने अपने अंदर क्या किया, इसको डेवलप किया। ठीक है, और आज आप देख ही रहे हो कि एज ए टीचर के रूप में मेरा जो भी एक्सपीरियंस है, ठीक है, आप देख रहे हो उसको भली बात ही देख रहे हो टीचर के रूप में किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। साथ ही साथ मेरा अपना पर्सनल एम है क्या, यूपीएससी का आईएएस होना। ठीक है, मैंने अपने लाइफ में हर चीज प्राप्त कर लिया, हर चीज जो मैंने चाहा वो मुझे मिला, लेकिन बस अब एक चीज मेरा एम बचा हुआ है क्या, आईएएस बनना। ठीक है, तो अब जिस दिन ये मेरा हो गया उस दिन मैं थोड़ा सा क्या होगा, संतुष्ट हो जाऊंगा। लेकिन संतुष्टि मेरी वहां पे भी खत्म नहीं होती। मुझे सोशल वर्क करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। सोशल वर्क मतलब समझ रहे हैं ना, सामाजिक कार्य करने में मैं गांधी जी से बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हूं, है ना। तो हाँ ठीक है, मैं उस लाइन में भी जाने का प्रयास जरूर करूंगा, लेकिन मुझे क्या है, आईएएस तो बनना है, लेकिन उसके किस लिए बनना है, सिर्फ और सिर्फ सोशल वर्क के लिए। मुझे पैसे कमाने की कोई इच्छा नहीं होती। मुझे एक ही वर्क है, एक ही मन में आता है, सोशल वर्क, लोगों के लिए काम करें, गरीबों के लिए काम करें, वंचित लोगों के लिए काम करना, ये मेरा अपना डिजायर की बात कर रहे हैं। ये डिजायर की तो लिंक हो रहा है चीजें, तो मैंने जो चीज बताया वो कहां लिंक हो रहा है, ये क्रिएटिव एक्टिविटी से। ठीक है, तो ये फालतू की बातें मैंने बिल्कुल नहीं की है। मैंने किसी की बात, इसको क्या कह रहे हैं, जो इंस्टा पे किस नाम से आपका है बता देंगे, इंस्टाग्राम वाली बात बता देंगे। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, इस तरीके से क्रिएटिविटी आपको अपने अंदर लेके आनी चाहिए। कुछ नहीं है इसमें, ये सारा काम आप कब कर पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ स्कूल टाइम में। उसके बाद अगर आप कोशिश करके भी कितना भी कोशिश करेंगे, आपको कभी फायदा उस चीज का नहीं मिलेगा। बस समझ आया ना। तो ये सारी चीज आप स्कूल टाइम में ही कर सकते हो, उसके बाद आपको बिल्कुल समय इस चीज का नहीं मिलता है कि आप बाकी सारी क्रिएटिव एक्टिविटीज कर सके।
अभी आपके पास समय है, 8th क्लास में है, 9th 10th 11th 12th 4 साल बहुत होते हैं, ठीक है। चारों साल आप क्या करिए, अलग अलग तरीके से म्यूजिक में इन्वॉल्व होइए, स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होइए, अपने आप को डेवलप करिए मल्टी डायमेंशनल वे में। जिसको है नहीं ना? करने आता है, जिनको नहीं करने आता है, क्या नहीं करने आता, किसी कोई बचपन से सीख के नहीं आता है, कोई बचपन से सीख के आता है क्या? नहीं, आपको सीखना पड़ता है, आपको खुद देखना है कि आप कहाँ पे अच्छा काम कर रहे हो, ठीक है। स्कूल में आप क्रिकेट टीचर्स का होता है। हेल्प लीजिए, टीचर से बिल्कुल मत भागिए। मेरे पास 2 टीचर मेरे थे, काशी सर थे जो हमारे स्पोर्ट के टीचर थे, और पुष्पा मैम थी जो स्पोर्ट की टीचर थी, और एक और टीचर थे जो आर्ट सर थे, क्या नाम था उनका, देखो नाम मुझे भूल रहा है, पांडे सर, ठीक है, इनके पांडे सर थे। ये लोग हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान किए हैं, ठीक है। ये ऐसे टीचर्स थे जिनकी बातें मैं परमानेंट सुना करता था, घंटों उनके साथ खड़े होकर ऐसे ही सिर्फ और सिर्फ का लेक्चर लिया करता था, ठीक है। तो उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला कि भाई अपने आप को किस तरीके से मल्टी डायमेंशनल वे में अपने आप को इंप्रूव कर सके, ठीक है। चलिए यहाँ तक हुआ, अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है, अकॉर्डिंग टू टैगोर, बात समझ आ रही है, अकॉर्डिंग टू टैगोर, यानी कि टैगोर अकॉर्डिंग क्या था, द एग्जिस्टिंग स्कूल किल्ड द नेचुरल डिजायर ऑफ द चाइल्ड टू क्रिएटिव हर सेंस ऑफ वंडर। यानी टैगोर को क्या लगता था, टैगोर के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि एग्जिस्टिंग स्कूल किल्ड द नेचुरल डिजायर ऑफ द चाइल्ड, जो एग्जिस्टिंग स्कूल है, यानी जो हमारे यहाँ जो स्कूल सिस्टम जो लाया गया था किसके द्वारा, ब्रिटिश के द्वारा, वो क्या है, किल्ड द नेचुरल डिजायर, यानी जो जरूरत है किसका, प्राकृतिक डिजायर, प्राकृतिक इच्छाएं है, प्राकृतिक जरूरत है किसका, चाइल्ड का, उसको क्या कर रहा है, वो मार रहा है, ठीक है। ऐसा कौन मान रहा था, टैगोर जी मानते थे। टैगोर वाज ऑफ द व्यू दैट क्रिएटिव लर्निंग कुड बी इनकरेज्ड ओनली विद अ नेचुरल एनवायरनमेंट। टैगोर को लगता था कि अगर लर्निंग को एक बेहतर जगह, लर्निंग को एक बेहतर बनाना, क्या हो गया, लर्निंग को एक क्रिएटिव लर्निंग, यानी कि लर्निंग को एक क्रिएटिव बनाना है, क्रिएटिव तरीके से बनाना है, तो उसके लिए क्या चाहिए, नेचुरल एनवायरनमेंट चाहिए, यानी प्राकृतिक वातावरण चाहिए। बात समझ आ रही है, नेचुरल एनवायरनमेंट की बात करते हैं कौन, टैगोर। तभी उन्होंने, आपको मैंने इमेज दिखाया, पिक्चर दिखाया ना, उसमें एक नेचुरल एनवायरनमेंट में क्या चल रही है, पठन पाठन का कार्य चल रहा है। He saw it as an abode of peace, where living in harmony with nature, children would cultivate their natural creativity। क्या कहते हैं कि नेचर के साथ जब बच्चों का जुड़ाव होगा, और ये शांति निकेतन है, ठीक है, शांति निकेतन, तो उनको क्या लगता था, उन्हें लगता था कि जो नेचर के साथ बच्चों का जुड़ाव होगा, लगाव होगा, तो चिल्ड्रन कुड कल्टीवेट देयर नेचुरल क्रिएटिविटी। तो चिल्ड्रन क्या करेंगे, अपने नेचुरल क्रिएटिविटी, यानी जो उनकी अपनी इच्छाएं हैं, अपनी क्रिएटिविटी है, यानी जो उनके बस की बात है, जो वो करना चाहते हैं, उसे क्या करेंगे, वो एक्सप्लोर कर सकेंगे, उसे वो विस्तार दे सकेंगे। कौन, चिल्ड्रन, ठीक है। ऐसा कौन मानता था, टैगोर जी मानते थे। आगे क्या देखते हैं कि रमन कोई ऐसा कुछ था क्या, रमन नहीं थे, राजा राम मोहन राय थे, राजा राम मोहन राय, जैसे टैगोर है, हाँ, स्वामी विवेकानंद है, हाँ, और ये राजा राम मोहन राय थे, राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, हाँ, कभी बोला जा रहा, कभी नहीं कुछ थे क्या, रमन करके कोई, रमन एक मैथमेटिशियन में हमने सुना है कहीं, रमन जो है मैथमेटिशियन ने सुना था, 8th या 9th क्लास की बुक में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए फिलहाल अपने टॉपिक पे आते हैं। इन मैनी सेंस टैगोर एंड महात्मा गांधी थॉट अबाउट एजुकेशन इन सिमिलर वे। बहुत से ऐसे जो टैगोर और महात्मा गांधी के कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहां पे टैगोर महात्मा गांधी के विचार जो है मैच करते थे, मतलब तो टैगोर और महात्मा गांधी के विचार क्या हो रहे थे, कुछ ऐसे चीज के लिए मैच कर रहे थे, किसी में एजुकेशन को लेकर, ठीक है। क्या क्या मैच होते हैं, देयर वर हाउएवर डिफरेंस टू, कुछ ऐसी भी चीजें थी जो क्या थी, अलग भी थी, किसके बीच में, रविंद्रनाथ टैगोर और देखिए टैगोर जी और गांधी जी के विचार आप लोगों ने देखा, लोग उनका विचार क्या था, इनका विचार क्या था। अब ये कह रहा है कि कुछ ऐसे विचार थे जो क्या थे, दोनों लोग के सेम थे, कुछ ऐसे विचार थे जिसमें डिफरेंस भी था, यानी कि अलगाव भी था। जैसे कि गांधी जी वाज हाईली क्रिटिकल वेस्टर्न सिविलाइजेशन एंड इट्स वर्शिप ऑफ मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी। गांधी जी क्या थे, ये क्रिटिकल यानी कि अपोज कर रहे थे किस चीज का, वेस्टर्न सिविलाइजेशन एंड इट वर्शिप ऑफ मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी। मशीन, तकनीक और वेस्टर्न जो सिविलाइजेशन है, नगरीकरण है, इसको क्या थे, जो पश्चिम की जो भी सिविलाइजेशन है उसको गांधी जी क्या करते, सीधा सीधा अपोज कर, सीधा सीधा खंडन कर देते कि ये क्या है, ये हमारे इंडिया के लिए
कतई अच्छा नहीं है। कौन कह रहा था ये? गांधी कह रहे थे। जबकि टैगोर क्या कहते? टैगोर वांटेड टू combine elements of modern western civilization with what he saw as the best within Indian tradition। तो टैगोर का मानना था कि हमें पूरी तरीके से वेस्टर्न सिविलाइजेशन को नहीं इग्नोर नहीं कर देना है, हमें इसके साथ किसके अकॉर्डिंग? इंडिया के ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग, इंडिया की जो परंपरा है उसके अकॉर्डिंग ढालना है किसको? वेस्टर्न सिविलाइजेशन को। यानी जो वेस्टर्न की चीजें हमारे लिए जरूरत है ना, जो जरूरतमंद है, जो हमारे लिए जरूरी है, उसको हम कहां पे इंट्रोड्यूस करें? अपने परंपरागत शिक्षा में उसको इंक्लूड करें। ऐसा कौन मानता था? टैगोर। जबकि गांधी जी जस्ट अपोज थे, उनका मानना था कि वेस्टर्न एजुकेशन को हमें अडॉप्ट ही नहीं करना है, कतई उसे नहीं लेना है, ठीक है, उसका कोई हमारे लिए वैल्यू नहीं है। कौन मानता था ऐसा? गांधी जी, ठीक है। He emphasized the need to teach science, technology at शांति निकेतन along with art, music and dance। तो जो टैगोर थे वो अपने शांति निकेतन में आर्ट, म्यूजिक और डांस के साथ साथ साइंस और टेक्नोलॉजी को भी लेके आए, ठीक है। वो ऐसा महसूस किया कि ये भी जरूरत है किसका? बच्चों के लिए ये भी आवश्यकता है। किसी को क्या चीज? साइंस और टेक्नोलॉजी, ठीक है। आर्ट, म्यूजिक और डांस की तो क्लासेस हो ही रही थी शांति निकेतन में, इसमें उन्होंने क्या ऐड कर दिया? साइंस और टेक्नोलॉजी को भी ऐड किया। आगे क्या? felt that the system could be extended so as to include wider section of people। इन्होंने इनका मानना था कि इस तरीके से क्या हो सकता है कि हम एक वाइडर सेक्शन मतलब एक बृहद समूह को अपने तरफ आकर्षित कर सकते हैं, अपनी शिक्षा व्यवस्था में उनको ला सकते हैं। ऐसा कौन मानता था? टैगोर मानते थे, ठीक है। द डिबेट अबाउट व्हाट दिस नेशनल एजुकेशन ऑट टू बी कंटिन्यूड टिल आफ्टर इंडिपेंडेंस। और इसी कड़ी में हम क्या देखते हैं कि द डिबेट यानी कि जो ये डिबेट यानी कि मतभेद था, चर्चा था, व्हाट दिस नेशनल एजुकेशन यानी कि राष्ट्रीय एजुकेशन की पे जो डिबेट चल रहे थे वो क्या हम देखते हैं? ऑट टू बी कंटिन्यूड टिल आफ्टर इंडिपेंडेंस। यानी 15 अगस्त 1947 15 अगस्त 1947 हमारा भारत आजाद हुआ था, तब तक क्या हम देखते हैं कि ये नेशनल एजुकेशन को लेके लगातार वाद विवाद हुआ करता था। क्या चीज? डिबेट हुआ करता था। इसके बाद टिल आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी आजादी के बाद भी हमें क्या देखने को मिलता है कि हम एजुकेशन सिस्टम को लेके लगातार वाद विवाद होता रहता है कि किस तरीके का एजुकेशन सिस्टम हमारे यहाँ जरूरत है, क्या हमें इंप्रूव करना है। इसी कड़ी में आपको पता है एनईपी 2020 आया हुआ है, थोड़ा सा अपडेट कर दूं आप लोगों को। इससे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है ना, जो अब यही चल रहा है ना, नई एजुकेशन पॉलिसी आई, नई शिक्षा नीति आई 2020 में, जिसको क्या अब इसको जैसे गवर्नमेंट पॉलिसी लेके आती है ना, उसी तरीके से गवर्नमेंट एक पॉलिसी लेके आई किसको? एजुकेशन में कुछ इंप्रूवमेंट करने के लिए। तो अब वो पॉलिसी क्या हुआ? अब हमारे इंट्रोड्यूस हो गया, चलने लगा, ठीक है। इसको बहुत विस्तार के साथ आप जब कंपटीशन एग्जाम में जाएंगे तो वहां पे बहुत अच्छे से पता चल पाएगा आपको कि एनईपी 2020 में है, ठीक है। वैसे तो मेरा ऐसा मानना है कि हर एक बच्चे को ये चीज पता होना चाहिए कि एनईपी 2020 क्या है, कि पढ़ना आपको है, पढ़ाना हमें है। तो हर एक टीचर और स्टूडेंट को इस बात के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि एनईपी 2020 क्या है और क्या क्या परिवर्तन इसमें लाएगा, ठीक है। ये बहुत बहुत विस्तारित रूप है इसका, ठीक है। एनईपी 2020 सिर्फ एक मुद्दा ऐसा नहीं कह सकते कि इसमें ये बदलाव हुए, ठीक है। उसमें बड़े बड़े बदलाव हुए, जैसे कि जो पहले का सिस्टम था कि आपको एक टाइम में सिर्फ और सिर्फ एक डिग्री मिल सकती थी, अब क्या है? मल्टी डिग्री की बात करने लगे हैं, है ना। पहले क्या था कि अब क्या है? तकनीक यानी शिक्षा को, एजुकेशन को किसके साथ जोड़ा जा रहा है? एजुकेशन को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने की बात की जाती है। किसके माध्यम से? एनईपी के माध्यम से, ठीक है। और अपने जीडीपी का, अब आप लोग जीडीपी भी नहीं जानते होंगे तो इसलिए हम जानते हैं, चलिए। तो अपने जीडीपी का 6% क्या करना है? हमें अपने एजुकेशन पे खर्च करना, ऐसा कहा गया किसमें? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। जीडीपी क्या होता है? जीडीपी यार ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट, यानी कि हमारे देश की जीडीपी का अगर 8th क्लास के लिए मैं बताऊं तो सिर्फ इतना जान जाइए कि हमारे देश की जो पूरी संपत्ति है वो क्या है? जीडीपी। घरेलू यानी हमारा जो जीडीपी है वो किसको क्या बोलते हैं? जो हमारे देश की पूरी संपत्ति है वो क्या होती है? किसी देश की जीडीपी होती है। बात समझ आ गई? तो जैसे आपके पास जेब में 100 रुपए होते हैं, वैसे देश के पास क्या है? करोड़ों रुपए, अरबों रुपए है, ठीक है। तो वो अरबों रुपए क्या होगी? उस देश की जीडीपी में आती है, ठीक है। तो जीडीपी का 6% यानी अगर हम 100 रुपए हमारे देश की जीडीपी है, यानी हमारे पास अगर जेब में 100 रुपए है तो उसका 6 रुपए हमें खर्च करना है किस पे? एजुकेशन पे, यानी शिक्षा पे, ठीक है। इस तरीके से हम क्या देखते हैं? हमारा नई एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च हुआ और फिर आगे देखिए ये सारे ये हम यहाँ तक हमने कर लिया। अब ये चैप्टर क्या होता है? धीरे धीरे समाप्ति की कगार पे, समाप्ति की कगार क्या समाप्त हो चुका है, ठीक है। अब हम हाँ, ये हमारा चैप्टर का नाम क्या था?
सिविलाइजिंग द नेटिव एजुकेटिंग द नेशन। हाँ, ये हमारा चैप्टर था, ये इस तरीके से समाप्त हुआ और मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में एकदम अच्छे से सर। समझ में आ गया है ना क्या इसमें शिक्षा व्यवस्था किस तरीके से, नई पुरानी शिक्षा व्यवस्था कैसी थी, नई शिक्षा व्यवस्था क्या हुई, टैगोर का क्या, महात्मा गांधी क्या कहते थे, इस तरीके से पूरा आपने स्टेज बताइए कुछ। सर जब टैगोर महात्मा गांधी थे सर ये सब एजुकेशन सिस्टम था तो हाँ। चेंज नहीं हुआ है। क्यों चेंज चेंज हुआ? जैसे ही ब्रिटिशर्स के वैसे ही चेंज हुआ, अभी तो सर ब्रिटिश का चल रहा है। चल रहा है क्योंकि वो हमारे लिए जरूरत था। टैगोर क्या मानते थे कि हम सीधा सीधा ब्रिटिश एजुकेशन को समाप्त नहीं करना है, हमें कुछ उनकी जो जरूरत थी। अब अगर टेक्नोलॉजी को, साइंस को, अगर आप गांधी के विचार पे चलेंगे, साइंस और टेक्नोलॉजी को आप अडॉप्ट नहीं करते हैं, अपने एजुकेशन सिस्टम में नहीं लेके आते हैं, तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे? क्या आप नए नए टेक्निकल चीजें लेके आ पाएंगे? नहीं लेके आ पाएंगे। और टैगोर का क्या मानना था कि आप हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या लाया जाए, साइंस और टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया जाए, उसको इंट्रोड्यूस किया जाए हमारे एजुकेशन सिस्टम में। उस चीज को आज कंटिन्यू किया गया है और ये बात सच है। क्या आपको अगर इस कुछ बातें हो रही है, अगर आपको कह दिया जाए कि बेटा आपको क्या करना है, कभी भी स्कूल आना है नहीं आना है, तो क्या वो एक सिस्टमेटिक तरीके से चल पाएगा क्या? तो इसलिए क्या हुआ, उस चीज की जरूरत थी हमारे यहाँ, ठीक है। एजुकेशन व्यवस्था में इस चीज को लाना जरूरी था कि एक क्लास के अंदर, अब ये बताइए आप 8th क्लास के बच्चे हैं, आपको 12th क्लास के साथ रख दिया जाए, क्या आपको समझ में आएगा? तो वही चीज पहले हुआ करता था कि सबको एक ही बराबर शिक्षा दी जाती थी, लेकिन पहले इस तरीके की शिक्षा नहीं दी जाती थी। वहां पे आपके पर्सनालिटी को डेवलप करने का काम किया जा रहा था। तो पर्सनालिटी को डेवलप करने में क्या होता है कि आप सारे बच्चों को एक साथ लेके आ सकते हैं, लेकिन जब बात होती है टेक्निकल की, साइंस की, मैथ की, तो आप सारे बच्चों को एक साथ मिला सकते हैं, क्योंकि 8th क्लास के बच्चे की समझने की शक्ति 12th क्लास के बच्चे की समझने की शक्ति के बीच में बहुत ज्यादा अंतर होता है। आपको क्वेश्चन का आंसर मिला? ठीक है, ओके, डन। सर एक क्वेश्चन हम बताना चाहते हैं, आंसर बताना चाहते हैं।